हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिंकू AGR एजुकेशन पर। में आज हम पढ़ेंगे बच्चों बायो का चैप्टर नंबर 1। इसमें आज हम देखने वाले हैं जैव प्रक्रम क्या होता है, और इसके बाद देखेंगे पोषण क्या होता है। पोषण फिर रंध्रों का खुलना तथा बंद होना पढ़ेंगे, और पोषण पौधों में पोषण भी पढ़ लेंगे आज बच्चों। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैव प्रक्रम चैप्टर नंबर 1। ये सबसे ज़रूरी चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। देखते हैं बच्चों पहला चैप्टर जैव प्रक्रम। जैव का अर्थ होता है जीव, और प्रक्रम का अर्थ होता है प्रक्रियाएं। जैव का मतलब जीव, प्रक्रम का मतलब प्रक्रियाएं। अब जीवन को बनाए रखने के लिए जीवित जीवों के अंदर होने वाली प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। मतलब कि जीवन को बनाए रखने के लिए जीवित जीवों के अंदर, मरे जीवों को नहीं, जीवित जीवों के अंदर होने वाली प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जीवन को बनाए रखने के लिए जीवित जीवों के अंदर होने वाली प्रक्रिया जैव प्रक्रम कहलाती है। मतलब कि ये जीवित जीवों के अंदर ये क्रिया होती है, मरे जीवों के अंदर नहीं होती। मतलब ऐसी कौन सी क्रिया है तो हो गई, जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, प्रजनन हो गया इत्यादि। हम अगले कुछ ही दिनों बाद जानेंगे कि पाचन क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो अभी ये आपको समझ में आ गई होगी कि जीवन को बनाए रखने के लिए जीवित जीवों के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव का अर्थ होता है जीव, प्रक्रम का मतलब प्रक्रियाएं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पोषण। तो पोषण में बच्चों देखेंगे पोषण। अब पोषण का मतलब होता है कि कुछ खाना होगा जो हम लोग ग्रहण करते हैं। पोषण का मतलब ही यही होता है। तो देखेंगे बच्चों जीवों के भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। मतलब आप लोगों ने घर गए, खाना खाया, खाना खाने के बाद कुछ कार्य करते होंगे, वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? वो ऊर्जा हमको भोजन से मिलती है। जब ये ऊर्जा मिलती है तभी तो हम कुछ कार्य करते हैं, नहीं तो बच्चों कुछ कार्य ही नहीं कर सकते। इसीलिए जीवों के भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही हम पोषण कहते हैं। पोषण की समानता दो विधियां हैं। एक तो स्वपोषण है, एक स्वपोषण है, एक परपोषण है। एक बच्चों स्वपोषण है, एक परपोषण है। स्वपोषण को हम स्वपोषी पोषण भी कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं, और परपोषण को परपोषी पोषण कहते हैं। तो आप देखेंगे हम स्वपोषी पोषण। स्वपोषी मतलब स्व मतलब होता है स्वयं, पोषण मतलब भोजन। तो ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब ये दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसे हम स्वपोषण कहते हैं। तो स्वपोषण आप लोगों को समझ में, ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाकर खाते हैं उन्हें हम स्वपोषण कहते हैं। ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते, स्वयं का मतलब खुद से बनाते हैं, उन्हें हम स्वपोषण कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं, कौन से ऐसे पेड़ ऐसे हैं। तो देखिए बच्चों, तो हरे पेड़ पौधों को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। ये खुद से भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आगे पता चल जाएगा। इन्हें उत्पादक भी कहते हैं, चूँकि इनसे जीव जंतु अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इन्हीं से हम लोग फल फूल खाते हैं ना, इनसे, तो इन्हीं से हमको मिलता है ना ये सब, इसीलिए इन्हें उत्पादक कहते हैं। तो अब देखते हैं बच्चों परपोषण। परपोषण ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते अर्थात दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग क्या खुद से बनाकर खाते हैं? अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, हमारी मम्मी बनाकर खिलाती हैं। तो भाई वो मम्मी बनाती हैं, लेकिन वो बात दूसरी है। आप लोग जो किसानों खेती करते हैं उनके ऊपर निर्भर करते हैं। यदि अगर आपकी खेती नष्ट हो जाए तो आप लोग कैसे खाना बनाओगे? इसीलिए हम लोग क्या हैं? परपोषी पोषण ग्रहण करते हैं, इसीलिए परपोषी ग्रहण करते हैं। ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं अर्थात दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इन्हें परपोषण कहते हैं। देखते हैं बच्चों अगले परपोषण के प्रकार कितने होते हैं, कितनी विधियां हैं परपोषण की। देखते हैं परपोषण की विधियां। तो आप लोग देखेंगे अब परपोषण की विधियां। तो इसमें देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है? मानव मतलब मनुष्य, हम लोग सब लोग आते हैं, पशु पक्षी इत्यादि, ये सब लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब कोई कहेगा कि क्या इसके इतने उदाहरण? नहीं, ऐसी बात नहीं है, और भी उदाहरण, लेकिन हम लोगों ने आपको समझाने के लिए इतने ही लिए हैं। तो अब देखेंगे परपोषण के प्रकार। परपोषण के
3 प्रकार होते हैं समानता। कितने प्रकार के होते हैं? 3 पोषण के। सब लोग साथ में बोलेंगे। परपोषण के कितने प्रकार? परपोषण के 3 प्रकार। अब फर्स्ट नंबर आता है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण अभी समझाएंगे क्या होता है। दूसरा नंबर आता है परजीवी पोषण। तीसरा नंबर आता है प्राणी सम या पूर्ण जांत्रिक। अब कोई कहेगा ये मृतजीवी क्या होता है, अभी देखने वाले हैं मृतजीवी। अब हम देखेंगे नंबर 1 मृतजीवी पोषण क्या होता है। तो मृतजीवी ऐसे जीव जो अपना भोजन मरे गले सड़े इन सब से प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी पोषण कहते हैं। आप लोगों को समझ में नहीं होगा, जैसे आप लोगों ने कवक के अंदर कैटेगरी आती हैं। जैसे कवक को आप लोगों ने नाम सुना होगा। अब ये क्या करते हैं, अपना जीवन अपना भोजन है ना ये, तो ये मरे हैं जो जीव मर जाते हैं, सड़े गले इन सब से प्राप्त करते हैं। मतलब ये जीवित जीवों से भोजन नहीं लेते हैं, ये मरे पशुओं से भोजन ग्रहण करते हैं। समझ में आया होगा ना आपको। ऐसे जीव जो अपना भोजन मरे गले सड़े इत्यादि जीवों से प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी पोषण कहते हैं। अब इनका उदाहरण देखते हैं बच्चों। कवक हो गया, जीवाणु हो गए इत्यादि हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग साथ में बोलें तो याद हो जाएगा। तो हम देखते हैं अब परजीवी पोषण। परजीवी पोषण मतलब पर मतलब तो होता है दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये सभी दूसरे पर निर्भर होते हैं, क्योंकि हम किसके प्रकार पढ़ रहे हैं, परजीवी पोषण के पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये सभी क्या होंगे, दूसरों पर निर्भर रहेंगे ये वाले। अब परजीवी पोषण, पर मतलब दूसरे पर, जीवित मतलब जीवित जीवों पर। तो क्या ऐसे जीव जो अपना भोजन जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं। अब हाँ मान लिया भाई जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं। अब इसमें खास बात यह है कि परंतु उनको जान से नहीं मारते हैं। ये ऐसे जीव हैं कि उनसे भोजन ले लेंगे परंतु उनको जान से नहीं मारेंगे। क्यों? ऐसे कौन सा भाई जीव है कि उनसे भोजन भी ले ले उनको जान से ना मारे। तो आप लोगों ने शायद जोंक का नाम सुना होगा, जोंक का नाम सुन रखा होगा। तो जोंक ऐसा जीव है जो क्या करता है कि जानवरों के लिपट कर उससे भोजन ग्रहण कर लेता है परंतु उनको जान से नहीं मार पाता है, जान से मार ही नहीं पाता है। एक आप लोगों ने अमरबेल का नाम सुन रखा होगा। किसका? अमरबेल का। अमरबेल, ये देखो अमरबेल क्या होती है, ये पैरों पर लिपट कर उससे भोजन ग्रहण कर लेती है परंतु उनको जान से नहीं मार पाती है। तो हम परजीवी पोषण की एक बार परिभाषा और देख लेते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं परंतु उनको जान से नहीं मारते हैं। यह इन पर खास बात थी कि उनको जान से नहीं मारते, उनसे भोजन तो ले लेंगे परंतु उनको जान से नहीं मारते हैं। इन्हें हम परजीवी पोषण कहते हैं। बच्चों अब देखेंगे हम प्राणी सम या पूर्ण जांत्रिक। तो प्राणी सम या पूर्ण जांत्रिक इधर लिख रखा है हमने, प्राणी सम या पूर्ण जांत्रिक। वे जीव जो अपना भोजन पहले भोजन को ग्रहण करेंगे। अब परिभाषा पर आप ना जाओ। वे जीव जो पहले भोजन को ग्रहण करेंगे उसके बाद पाचन शुरू होगा उनके अंदर। अब कुछ जीव ऐसे हैं कि उनके अंदर भोजन ग्रहण करने के बाद बहुत देर तक तो पाचन शुरू ही नहीं होता है। अब ऐसे तो मानव भी होता है ना कि उसके अंदर 3-4 घंटे भोजन आमाशय में जाता है, इसके बाद अब छोटी आंत में जाता है, तो ऐसे पाचन नहीं होता है। तो वे जीव जो अपना पहले भोजन को ग्रहण करेंगे बाद में उसका पाचन होगा, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राणी सम या पूर्ण जांत्रिक कहते हैं। तब देख लेते हैं परिभाषा बच्चों। वे जीव जो पहले भोजन को ग्रहण करेंगे बाद में उसका पाचन करेंगे उन्हें प्राणी सम या पूर्ण जांत्रिक कहते हैं। आशा करते हैं बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं बच्चों इसके उदाहरण में क्या देखेंगे। मनुष्य भी ऐसा है कि मनुष्य और अमीबा और भी हैं, बहुत सारे हैं जिनमें प्राणी सम पोषण पाया जाता है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं एक बार फिर से वापस क्या होते हैं ये वन शॉट। तो देखो मृतजीवी पोषण, ऐसे जीव जो अपना भोजन मरे गले सड़े इन सब से प्राप्त करते हैं उन्हें मृतजीवी पोषण कहते हैं। इसके अंदर आता है कवक, जीवाणु आदि आते हैं, अब बहुत सारे हैं आदि आते हैं। देखो तो अब देखेंगे परजीवी पोषण। परजीवी मतलब दूसरे, अजीवित मतलब जीवित होगा वो। तो क्या ऐसे जीव जो अपना भोजन जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं परंतु उनको जान से नहीं मारते हैं उन्हें हम परजीवी पोषण कहते हैं। प्राणी सम, अब देखेंगे इसके उदाहरण क्या है। अमीबा हो गया, अरे अमरबेल हो गया, सॉरी बच्चों अमरबेल है इसकी जगह, और जोंक आदि हैं। ठीक है, एक और आ जाएगा इसमें जू जिसको जो अपने खोपड़ी में पाया जाता है। ठीक है, प्राणी सम पोषण। वे जीव जो पहले भोजन को ग्रहण करेंगे इसके बाद उसका पाचन शुरू होगा।
मतलब कि जैसे भोजन ग्रहण हो गया उसके बाद पाचन शुरू हो जाएगा, उसी में प्राणी समय पूर्ण जानते हुए कहते हैं। तो इसके उदाहरण है मनुष्य और अमीबा, मनुष्य और अमीबा। अब हम देखेंगे बच्चों पौधों में पोषण, पौधों में पोषण देखते हैं बच्चों, पौधों में पोषण, पौधों में पोषण देख लेंगे बच्चों इस बार। तो पौधों में पोषण देखते हैं। अब अधिकतर पौधे क्या होते हैं, अधिकतर सभी पौधे स्वपोषण होते हैं। अभी हमने पढ़ा है पीछे कि अधिकतर सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अधिकतर हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। इन्हें उत्पादक भी कहते हैं, हमने ये भी देख लिया है कि इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें उत्पादक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमें भोजन देते हैं, इसीलिए इन्हें उत्पादक कहते हैं। अब देखते हैं हरे पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ग्रहण बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, आप लोगों के माइंड में आया होगा कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछी जा चुकी है यूपी बोर्ड में, अन्य भी बोर्डों में पूछी जा चुकी है। तो देखते हैं बच्चों हमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। देखिए बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, सौर ऊर्जा मतलब प्रकाश से जो ऊर्जा आती है, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब बहुत बच्चों को समझ नहीं आए रासायनिक ऊर्जा क्या है। तो पत्तियों में ये क्रिया होती है, अपने भोजन ग्रहण करने की ये प्रक्रिया होती है जो रासायनिक ऊर्जा में बदल ली जाती है, उसे ही रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। तो देखते हैं सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। एक बार और देखो सौर ऊर्जा, सौर मतलब प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलने या परिवर्तित होने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं या कहलाती है। यह क्रिया केवल कहाँ पर होती है, यह क्रिया केवल हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में होती है। हरा पेड़ पौधा क्यों भाई, सूखे में क्यों नहीं होगी भाई, उसमें सूखी पत्ती होंगी तो वो प्रकाश को अवशोषित ही नहीं कर सकता। इसीलिए यह क्रिया केवल कहाँ पर होती है, हरे पेड़ पौधों की पत्तियों पर ही होती है, हरे पेड़ पौधों की पत्तियों पर ही होती है। अब देखते हैं पत्ती के अंदर क्या होता है। तो पत्तियों में हरित लवक को और क्या कहते हैं, हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है। इसके अंदर और क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर क्लोरोफिल के कण पाए जाते हैं जिन्हें परहरित कहते हैं। क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं जिन्हें परहरित कहते हैं। अब हम देखते हैं, आपको एग्जाम्पल पिक्चर के थ्रू दिखाया जाता है। देखो ये देखते हैं बच्चों। अब हम देखेंगे ये क्या है, एक पत्ती है। कैसी पत्ती है, हरी पत्ती है। हमने लिख रखा है कि ये कैसी पत्ती है, हरी पत्ती है। अब ये पत्ती है, ये क्या है, ये वाला भाग है हमारा हरित लवक मतलब हरित लवक, ये जो कण दिखाई देते हैं ये जो है ये क्या है, हरित लवक। अब हरित लवक तो ये है। अब देखेंगे ये दिखाई दे रहे होंगे आपको एक सूक्ष्म कण, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम क्लोरोफिल कहते हैं, इन्हें भी परहरित कहते हैं। अब भाई ये पाए जाते हैं पत्तियों में, तो करती क्या हैं, इसके कार्य भी होंगे कुछ, तो इसके कार्य भी देख लेते हैं हम। क्लोरोफिल के कार्य बच्चों, क्लोरोफिल के क्या क्या कार्य होते हैं ये देखते हैं हम। तो पौधों का हरा रंग जो होता है ना, तो वो इन्हीं के कारण होता है। अगर ये ना हो तो पौधे का हरा रंग हो ही नहीं सकता है। जो पत्तियों में हरा रंग पाया जाता है ना, तो वो इन्हीं के कारण होता है। तब पौधे को हरा रंग प्रदान मतलब देते हैं, हरे रंग प्रदान करते हैं। अब देखते हैं दूसरा, ये तो फर्स्ट हो गया इसका कार्य। दूसरा कार्य क्या होता है, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, अगर ये ना हो तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो ही नहीं सकता बच्चों। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो ही नहीं सकता अगर कौन ना हो, क्लोरोफिल ना हो। अगर क्लोरोफिल की उपस्थिति नहीं होगी तो हमको सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदल सकती ये पौधे, ठीक है। तो देखेंगे बच्चों, अब हमारा ये तो हो गया। अब आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो आगे देख लेंगे, अभी रुको 2 मिनट बच्चों, बस अभी ये लो। प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक का मतलब होता है किन किन ज़रूरत होती है, ऐसे ये किन किन के चीज़ों पर टिका होता है। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। यही घटक का मतलब होता है कि भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके ऊपर निर्भर करती है। अगर वो चीज़ नहीं होगी तो क्रिया हो ही नहीं सकती। सर्वप्रथम अब आप लोग सोचो, अब भाई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, तो अगर सूर्य का प्रकाश ही नहीं होगा तो क्रिया हो पाएगी, नहीं होगी ना। तो पहले सर्वप्रथम क्या होनी चाहिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। सूर्य के प्रकाश की क्या होनी चाहिए, उपस्थिति होनी चाहिए। नंबर 1 ये होना चाहिए। और
पराणित या क्लोरोफिल की उपस्थिति, ये दोनों एक ही नाम है। पराणित या क्लोरोफिल की उपस्थिति, ये से वर्णक है ये, इसे इसकी क्या होनी चाहिए, उपस्थिति होनी चाहिए, तभी ये क्रिया हो पाती है। अब हम एक नोट का पॉइंट में लिख रखे हैं, आपको नोट का पॉइंट अवश्य देखना होगा। नोट का पॉइंट क्या है, पौधे CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। आप लोग कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे होंगे कि पौधे क्या उन सी गैस ग्रहण करते हैं, पौधे CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, लेकिन O2 गैस देते हैं। ये O2 गैस क्या करते हैं, निकालते हैं मतलब देते हैं, जिन्हें मानव ग्रहण करता है। ठीक है, ये कौन सी गैस निकालते हैं, O2 गैस। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो CO2 गैस ग्रहण करते हैं। ठीक है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब CO2 गैस का भोज्य पदार्थ, CO2 गैस का भोज्य पदार्थ बनाने के लिए सहायक करती है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये जो भोज्य पदार्थ बनाता है, अपन भोज्य पदार्थ अभी देखेंगे क्या होता है। भोज्य पदार्थ जो मतलब अपने खाने के लिए बनाते हैं उसे भोज्य पदार्थ कहते हैं। तो CO2 गैस उसमें मदद करती है। क्या मदद करती है वो देखते हैं। तब भोज्य पदार्थ इसका क्या होता है, C6H12O6, इसे कहते हैं क्या, इसे ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज आप लोगों ने बहुत बार सुन रखा होगा, ये हल्का मीठा होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। तो अब देखते हैं कैसे ये मदद करती है, ये CO2 गैस कैसे मदद करती है उसका भोज्य पदार्थ बनाने में। ठीक है, तो अब एक पॉइंट और देख लेते हैं। इसमें जल का अपघटन होता है। जल का अपघटन मतलब जल दो भागों में टूटता है। ये हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है बच्चों, तो क्या करता है, जल से अपघटित होकर ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। ये इधर से ऑक्सीजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकालता है। ठीक है, अब इसकी क्रिया देखते हैं। तो जैसे CO2 गैस क्या करती है, मदद करती है, तो CO2 प्लस H2O जल ले लेंगे। जब जल ले लेंगे तो हम इसकी क्रिया होगी किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। मोस्ट है ये जरूरी है, अगर सूर्य का प्रकाश ही नहीं होगा तो क्रिया नहीं हो पाएगी। तो क्या बनेगा, ग्लूकोज, C6H12O6। इसे क्या कहते हैं, इसे ग्लूकोज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। तो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब शायद दिखाई देने लगे होगा। तो देखते हैं C6H12O6 किसका सूत्र होता है, तो ग्लूकोज का होता है। एक बार और देख लेते। अब इसको संतुलित करने का नियम आपको हम रासायनिक विज्ञान में बता देंगे। देखने अभी केमिस्ट्री का जब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर प्रारंभ होगा तो आप लोग इसमें सीख जाएंगे। तो इसको संतुलित करना भी जरूरी होता है, तभी आपको नंबर पूरे मिलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों, रंध्रों का खुलना तथा बंद होना। रंध्रों का खुलना तथा बंद होना। अब पहले तो यही पता होना चाहिए कि रंध्र क्या होते हैं भाई, रंध्र। तो देखते हैं बच्चों रंध्र क्या होता है। रंध्र तो पत्तियों में पाए जाने वाले पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को ही रंध्र कहते हैं। सूक्ष्म मतलब छोटे, बहुत से छोटे, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उन्हें रंध्र कहते हैं। अभी हम इनका डायग्राम दिखाएंगे तो आप लोग कहेंगे बड़ा है, उसे बड़ा बनाया गया होगा इसलिए वो बड़े दिखाएंगे देंगे, लेकिन इधर क्या होते हैं, पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को ही रंध्र कहते हैं। रंध्र कहते हैं, पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पत्तियों में ही देखो सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें रंध्र कहा गया है। तो देखिए परिभाषा, पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को सूक्ष्म मतलब होता है बहुत से छोटे छिद्र होते हैं ना, उन्हें सूक्ष्म छिद्र कहते हैं। सूक्ष्म छिद्र को ही रंध्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया। अब रंध्र हैं तो भाई इनका कुछ कार्य होगा। अब कार्य का मतलब क्या होगा, इसका कार्य कुछ काम करते होंगे ना, इसमें है। तो ये इसके दो कार्य होते हैं। इसके दो कार्य क्या होते हैं, एक तो गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय का मतलब क्या होता है कि गैसों को ग्रहण करते हैं और निकालते हैं। अब इनकी आवश्यकता जिस चीज़ की होगी वही तो करेंगे। अब एक वाष्प उत्सर्जन, अभी इसको आगे देख लेंगे। तो अभी हम क्या देखने जा रहे हैं बच्चों, गैसों का विनिमय। तो देखते हैं बच्चों गैसों का विनिमय क्या होता है, गैसों का विनिमय। ठीक है बच्चों, तो गैसों का विनिमय पौधे अपनी आवश्यकता अनुसार, अब पौधों की कुछ आवश्यकता होगी तो पौधे अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस को क्या करते हैं, रंध्रों की सहायता से ग्रहण करते हैं। और आवश्यकता जब उनकी पूरी हो जाती है तो क्या करते हैं, O2 गैस क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। किसकी सहायता से, रंध्रों की सहायता से। जब रंध्र खुलते हैं तब ये निकलती है, जब बंद हो जाते हैं तो मतलब ग्रहण कर चुकी होती है। ठीक है, तो जब रंध्र खुला होंगे तो क्या होगा, O2 गैस ये क्या करेंगे, CO2 गैस को ग्रहण करेंगे। और जब बंद हो गए होंगे तो O2 गैस को मतलब निकाल चुके होंगे। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ कार्य होता है। तो देख लेते हैं परिभाषा,
पौधे अपनी आवश्यकता अनुसार पौधे अपनी आवश्यकता अनुसार रंध्रों की सहायता से, किसकी सहायता से? रंध्र मतलब वही सूक्ष्म छिद्र, इन्हें सूक्ष्म छिद्र भी कहते हैं। सूक्ष्म छिद्रों की सहायता से CO2 गैस का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करना तथा उसका उपयोग कर पूर्ति अनुसार, उसके उपयोग जब उसका आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी तो क्या करेगा? उस पूर्ति अनुसार रंध्रों की सहायता से O2 गैस को बाहर निकाल देता है। O2 मतलब ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल देता है, जिसे हम लोग ग्रहण करते हैं, बाहर निकाल देता है। गैसों का विनिमय कहलाता है, इसी को गैसों का विनिमय कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया। अब रंध्र में 2 द्वार कोशिकाएं होती है। द्वार कोशिकाएं मतलब ये, रंध्र में कितनी? 2 द्वार कोशिकाएं। द्वार मतलब शुरू वाली कोशिकाएं 2 होती हैं। रंध्र में कितनी द्वार कोशिकाएं होती हैं? आपसे पूछेगा पेपर में, कहेगा रंध्रों में कितनी द्वार कोशिकाएं होती हैं, तो सब लोग कहेंगे रंध्रों में 2 द्वार कोशिकाएं होती हैं या पाई जाती हैं। तो बच्चों देखते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन देखते हैं बच्चों। अब वाष्पोत्सर्जन क्या होता है देखते हैं बच्चों। वाष्प का उत्सर्जन, इसका एक नाम और होता है उत्स्वेदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्स्वेदन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उत्स्वेदन भी कहते हैं। ठीक है, तो वाष्प का मतलब वाष्प का उत्सर्जन का मतलब होता है उड़ जाना। ठीक है, अब वो नहीं कि उड़ जाना, तो पक्षी का नहीं उड़ना होता, इधर पानी का होता है कि जब प्रकाश पड़ता है तो क्या, अगर आप लोग शायद गौर करें होंगे कि तालाबों का पानी होता है, जब प्रकाश पड़ता रहता है तो बहुत तो पानी आसमान पर भाप बनकर उड़ जाता है और बहुत सा ज़मीन पर सूख जाता है। तो यही होता है। तो ठीक है, देखो बच्चों, पौधों के वायवीय भागों में, अब वायवीय का मतलब क्या है भाई? ये वायवीय का मतलब क्या है? तो वायवीय का मतलब है तना और जड़। अब कोई कहेगा भाई तने में पानी भी रुकता है क्या? भाई जब सुबह वाष्प गिरती है तो पत्तियों में आप लोग देखते होंगे कि पानी रुक जाता है और जड़ों में भी नीचे रुकता है। तो क्या पौधे के वायवीय का मतलब समझ गए? तना और जड़। तो पौधे के वायवीय भागों में पानी का वाष्प मतलब छोटे छोटे बूंद होते हैं ना, वही वाष्प होते हैं। वाष्प के रूप में उड़ने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। उड़ने की प्रक्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। एक बार देख लेते हैं। मान लो ये पानी है, इधर ये वृक्ष खड़ा होगा। ठीक है, मान लो ये वृक्ष खड़ा होगा इधर ये पानी। अब जब इधर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये क्या होगा? आसमान में उड़ जाएगा। क्या बनकर? वाष्प बनकर। तो क्या लिखेंगे? पौधों के वायवीय भागों में वाष्प के रूप में उड़ने की प्रक्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधे के वायवीय भागों से पानी का वाष्प के रूप में उड़ने की प्रक्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब इसके कुछ कार्य होंगे तो देखते हैं इसके बच्चों कार्य क्या क्या होते हैं वाष्पोत्सर्जन के। अब भाई इधर पानी था कि नहीं था? इधर पानी था, तो पानी क्या होगा? अधिक, मान लो इधर अधिक पानी है, अधिक पानी कोई डाल दिया इसमें, तो जब ये वाष्पोत्सर्जन होगा तो कुछ पानी इससे क्या होगा? निकल जाएगा, भाप बनकर उड़ जाएगा। तो अधिक जल को क्या? पानी को त्यागने मतलब उड़ाने में मदद करती है ना, त्यागने मतलब छोड़ देना। तो क्या अतिरिक्त मतलब अधिक जल को त्यागने में कार्य करती है। ठीक है बच्चों, ये अधिक जल को त्याग देता है। अब ताप के नियमन में, भाई ताप का मतलब नहीं समझ आया। जैसे गर्मी हीट होती है तो ताप नियमन का मतलब नियमित रखती है, एक सीमा तक रखती है कि इधर तक ही होगा। तो क्या होता है? नियमन का मतलब होता है कि नियत जगह, कि जैसे अब कोई है तो एक डाउन है बच्चों, समझना। उसका नाम है दीपक डाउन बच्चों। उसका क्या नाम है? दीपक नाम है। उसका एक इलाका होगा कि उसकी जहाँ तक डाउनगिरी चलती होगी। मान लो ये हमारा इलाका है, क्या हमारा इलाका है बच्चों, इधर तक तो डाउनगिरी करता है, इधर सोना चांदी लूटता है, लेकिन अगर इधर कोई लूटने आया तो हम लोग इसको मारेंगे। इसी तरह इसका काम है कि एक नियत सीमा तक को ताप को नियमित करता है, कि जैसे जब ताप अधिक होने लगता है तो उसको कौन रोकता है? ये ताप का नियमन वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ऐसी जैसे भी इसकी चोरी अधिक होने लगेगी तो हम क्या करेंगे? हम लोग इसको रोकेंगे, है ना। इसीलिए देखते हैं बच्चों आगे। और ये लिख रखे हम लोगों ने, आप देख सकते हैं। ठीक है, हमने इसे लिख रखा है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। अब आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। आज का टॉपिक क्या था? इतना ही बच्चों था। आप लोगों को आशा करते हैं समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। ये वीडियो ग्रामीण क्षेत्र में अधिक पहुंचाएं, क्योंकि वहाँ पर बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, हम समझ सकते हैं। इसीलिए बच्चों ये वीडियो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक शेयर करें। यदि आपको समझ में आया है तो लाइक करें और शेयर करें। अगर नए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम रिंकू AGR एजुकेशन है। ठीक है बच्चों।